लोगों ने लास्ट क्लास में भारत की परमाणु नीति की चर्चा की थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एनएफयू को संशोधित करने की बात हुई है ना, नो फर्स्ट यूज की जो हमारी डॉक्ट्रिन है, पॉलिसी का जो एक पार्ट है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, उसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि समय समय पर हमें पाकिस्तान से थ्रेट मिलता रहता है। दूसरा, हमने देखा कि तालिबान जो है सत्ता में काबिज हो गई अफगानिस्तान में। कल को अगर पाकिस्तान में कोई कट्टरपंथी आतंकी संगठन की मदद से या वो खुद सत्ता में काबिज हो जाए तो हमारे लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। ऐसी स्थिति में पहले प्रयोग न करो की नीति हमारे लिए नुकसान जो है ना दे सकती है। तो बार बार इसको संशोधित करने, सबका शुक्रिया है, सबका को ढेर सारा आशीर्वाद। निशा, अंजलि, अभिषेक, फौजी, आफरिया, सबका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे इस बैच में। चलिए, जो भी सवाल है लास्ट में पूछना है ना, आज लास्ट में, अब जितने सवाल हैं लास्ट में। तो भारत की परमाणु नीति जो है वो क्या कहती है? भारत जो है वह किसी भी गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश के विरुद्ध हमला नहीं करेगा, पहले प्रयोग नहीं करेगा। अगर हम पर हमला होगा तो फिर बाद में सीवियर अटैक किया जाएगा डैमेज करने के लिए। भारत क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, न्यूनतम प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करेगा, न कि भारत अस्त्र शस्त्र की होड़ लगाएगा। शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए भारत जो है परमाणु क्षमता का उत्पादन करेगा, परमाणु शक्ति का विकास करेगा। चलिए, और क्या है? भारत जो है वह इसका जो है पूरा कमांड किसके हाथों में होगा? प्रधानमंत्री के हाथों में होगा। हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परमाणु और प्रसार को लेकर दो प्रकार के पहलू देखे गए हैं। पहला क्या है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परमाणु और प्रसार मतलब फैलाना, बढ़ाना, उसका इधर उधर एक देश से दूसरे देश में उसका स्थानांतरण। तो परमाणु को प्रसार को रोकने के लिए क्या हो गया? अप्रसार। इसके लिए दो प्रयास हैं। पहला है संधि आधारित, बहुत सारे कंट्रियों के मध्य ट्रीटी बनाई गई है ना। जैसे पहला क्या है? एनपीटी, सीटीबीटी, टीपीएनडब्ल्यू, सबसे नया है, 2022 से ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या है नहीं है, सब पे चर्चा होगी। मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण जो है प्रशासन है, इसके अंतर्गत एनएसजी है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वासनार अरेंजमेंट है, एमटीसीआर। अब ये सब क्यों जानना है? क्योंकि जब भारत किसी देश के साथ रक्षा समझौता करता है, अगर एमटीसीआर का सिग्नेटरी भारत नहीं रहता तो हो सकता था कि 300 किलोमीटर से अधिक रेंज के मारक मिसाइल हम किसी देश से आयात ही नहीं कर सकते। तो यह भी जानना जरूरी है। दूसरा क्या है कि भारत धीरे धीरे एक कदम एनएसजी की सदस्यता की तरफ बढ़ रहा है। भारत चीन के संबंध में भी बार बार एनएसजी का मुद्दा आ जाता है। भारत अमेरिका के संबंध में बार बार जो है वह एनएसजी का मुद्दा आ जाता है। एनपीटी को लेकर समय समय पर सीटीबीटी, एनपीटी या टीपीएनडब्ल्यू, इन सब को लेकर चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है। भारत पर साइन करने का दबाव बनता रहता है। तो इन सब पे चर्चा कर लेते हैं एक एक करके, है ना। चलिए, तो पहले आप प्रयास क्या देखेंगे? संधि आधारित प्रयास, और इसमें पहले एनपीटी देखते हैं, फिर सीटीबीटी, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। तो संधि आधारित प्रयास क्या है? पहले लिख दिया जाए। तो प्रयास पहला क्या है? संधि आधारित प्रयास, ट्रीटी बेस्ड एफर्ट्स। और इसमें हम तीन प्रयास का जिक्र करते हैं। पहला एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय अप्रसार संधि। ये जो संधि है, चलिए, ये सब संधि कब से प्रभावी हुई अंतरराष्ट्रीय मंच पर? 1970 से यह प्रभावी है इफेक्ट में, 1970 से प्रभावी। बेसिकली ये संधि क्या कहता है? ये कहता है कि 1 जनवरी 1968 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है ना, वे परमाणु शक्ति संपन्न राज्य कहलाएंगे, और इनको छोड़कर अन्य जो भी देश हैं उनको परमाणु परीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, और इसके लिए वे समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी कि यह जो संधि है यह कहती क्या है? जरा समझें कि 1 जनवरी 1968 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, कौन कौन? यूएसए, तभी हुआ करता था यूएसएसआर, वर्तमान का अभी क्या है? रशिया है, फ्रांस है, यूके है और चाइना। ये 5 देश जो हैं ये परमाणु परीक्षण इन्होंने कर रखा है। कब? 1 जनवरी 68 से पहले। जो लोगों ने, जो देशों ने, राज्यों ने कर रखा है, ये क्या कहलाएंगे? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे, है ना। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे। और अन्य जितने भी राष्ट्र हैं जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न है, वो कोई भी परमाणु परीक्षण भविष्य में नहीं करेंगे, है ना। और अगर परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण तरीकों के लिए अगर करना है
तो ये 5 देश दुनिया के अन्य देशों को वो तकनीक उपलब्ध कराएंगे, लेकिन बशर्ते साइन करना होगा, पहले सिग्नेचर करना होगा इस ट्रीटी पर। यानी जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न, इन 5 को छोड़कर अन्य सभी क्या हो गए, गैर परमाणु शक्ति संपन्न, इनको अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का अधिकार नहीं होगा। और अगर वो शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए चाहते हैं तो उनको प्रौद्योगिकी या अन्य चीजें कौन उपलब्ध कराएगा, कौन मदद करेगा, तो ये 5 देश। अब देखिए भारत पर बार बार दबाव, भारत ने इस समय तक जब यह संधि प्रभावी हुई थी, भारत ने परमाणु विस्फोट नहीं किया था। सबसे अंतिम बार 1963 में चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया। वैसी स्थिति में 62 में जब युद्ध में हमारी पराजय हुई, इसके अगले साल चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया, तो हम पर एक दबाव आ गया कि पड़ोसी, अगर हमारा राष्ट्र जो हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखता है, अगर उसके पास परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति संपन्नता है, तो कहीं ना कहीं वह हमारे विरुद्ध इसका प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में 63 के बाद से ही भारत में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि भारत भी अपनी परमाणु क्षमता को विकसित करेगा, और 74 में आकर भारत ने परमाणु परीक्षण कर भी लिया। तो जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो 5 हैं। कौन कौन? सिर्फ यही 5 है। यूएसए, उस समय रशिया नहीं था, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, फ्रांस, यूके, चाइना, ये 5 देश ही परमाणु शक्ति संपन्न होंगे। अन्य देश जो हैं वो गैर परमाणु शक्ति संपन्न होंगे, और इसमें विश्व को परमाणु शक्ति से मुक्त क्षेत्र के रूप में बनाना है। सोचो कि ये कैसी भेदभाव वाली संधि है कि हम 5 ने कर रखा है तो हमारे पास परमाणु ऊर्जा होगी, परमाणु हथियार होंगे, दुनिया में अन्य कोई देश न करे। भारत शुरू से ही इस संधि का विरोध करता रहा और आज तक भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया, क्योंकि भारत, इसको लेकर भारत की सख्त आपत्तियां हैं। क्या है आपत्तियां, जरा इसकी चर्चा कर लें कि भारत की आपत्तियां क्या है। यही हमारे लिए काम की चीज है कि भारत की आपत्तियां क्या है। पहला, भारत क्या कहता है कि यह जो संधि है यह भेदभाव पर आधारित है। भेदभाव पर आधारित है कैसे? यह दुनिया के देशों को, दुनिया के राष्ट्रों को 2 भागों में बांट देता है। एक कौन? परमाणु शक्ति संपन्न, और दूसरा गैर परमाणु शक्ति वाले देश, गैर परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र। भारत शुरू से ही इसका मुखर विरोधी रहा है, और भारत का मानना है कि यह जो संधि है यह कैसी है, भेदभाव पर आधारित। आप ही समझ सकते हैं कि हम 5 के पास पूरे दुनिया का ठेका है, हमने हथियार बना लिए, परमाणु अस्त्र शस्त्र, अपनी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अन्य कोई देश परमाणु परीक्षण भविष्य में नहीं करेगा। यह कैसा संधि है? तो भारत की शुरू से ही आपत्तियां रही है कि यह संधि जो है वो भेदभाव पर आधारित है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र बराबर है, ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्र परमाणु शक्ति से युक्त होगा, अन्य ना हो, यह तो भेदभाव पर आधारित। दूसरा, अगर हमारे पड़ोस में चाइना जैसा राष्ट्र है, अगर उसके पास परमाणु क्षमता है तो हमें हमेशा क्या है, खतरा है। तो भारत शुरू से ही इस संधि का मुखर विरोधी रहा है। दूसरा कि जो भी गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वे परमाणु तकनीक के लिए, परमाणु क्षमता के लिए किस पर निर्भर रहेंगे? प्रौद्योगिकी के लिए इन 5 देश पर। और बदले में ये 5 देश क्या करेंगे? उनको ब्लैकमेल करेंगे, उनसे बहुत अधिक पैसा लेंगे। अगर शांतिपूर्ण, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना है, जैसे मान लीजिए अगर चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान किसी अन्य क्षेत्र में अगर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना है, ऐसी स्थिति में आप खुद तो अपना परमाणु कार्यक्रम चला नहीं सकते, है ना। ऐसी स्थिति में आपकी निर्भरता किस पर होगी? इन 5 राष्ट्रों पर। और ये आपको ब्लैकमेल करेंगे, अधिक पैसा मांगेंगे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बदले में आपसे तमाम प्रकार की रियायतें या सुविधाएं आपसे वसूलेंगे, है ना। तो भारत शुरू से ही जो है वह इस संधि के विरुद्ध में रहा है। पहला आर्गुमेंट सॉलिड है कि यह संधि किस पर आधारित है? डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित। यह दुनिया के देशों को 2 भागों में बांट देता है, और अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुकूल नहीं। अंतरराष्ट्रीय विधि के स्तर पर सभी राष्ट्र या राज्य क्या है, बराबर है। तो एक परमाणु शक्ति संपन्न होगा, दूसरा नहीं होगा, पहली आपत्ति। दूसरी, यह सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार करता है कि अगर मान लीजिए हमारे पड़ोसी देश के पास परमाणु शक्ति संपन्नता है तो कहीं ना कहीं हमें भय है। तो यह समस्या भारत की संधि को लेकर यह आपत्ति आ रही है, और बार बार अमेरिका और पश्चिम लॉबी के दबाव में ना आकर भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया, और एनपीटी पर भारत ने अब तक साइन नहीं किया। हालांकि अब एनपीटी के बाद सीटीबीटी आ गई, अब तो नई संधि आ गई, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 1970 में यह संधि लागू हुआ अंतरराष्ट्रीय मंच पर। दुनिया के 191 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। कुछ देश हैं जो अपवाद है, जिन्होंने इस संधि पर साइन नहीं किया। जैसे अगर हम बात करें कि लगभग 191 देश हस्ताक्षर करता है, और कई देश हैं जिन्होंने नहीं हस्ताक्षर किया है। जैसे उसमें आप कह सकते हैं भारत, इंडिया, पाकिस्तान, जो हम करेंगे हमारा पड़ोसी भी करेगा, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान आदि कुछ देश हैं जिन्होंने इस संधि को हस्ताक्षर नहीं किया। तो एनपीटी को लेकर भारत की शुरू से ही रही है आपत्तियां। एनपीटी के बाद 1996 में एक और संधि आई जिसको हम कहते हैं सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना। तो पहले इसके बारे में 2-3 लाइन आप नोट कर लें एनपीटी के बारे में। नाभिकीय अप्रसार संधि, लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु अप्रसार हेतु यह संधि, परमाणु अप्रसार हेतु यह संधि आ रहे हैं, सब चर्चा करेंगे आशीष कुमार, पहले लिखो तो। यह संधि 1970 से प्रभावी हुई है। वर्तमान में
191 देश हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं वर्तमान में। 191 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किया है। कुछ राज्यों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, जिनमें प्रमुख है, कुछ राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, जिनमें प्रमुख है पहला भारत, पाकिस्तान, भारत। कुछ प्रमुख राष्ट्र हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, दक्षिणी सूडान आदि। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और सूडान। संधि के कुछ मुख्य प्रावधान निम्न हैं। संधि की कुछ मुख्य बातें या प्रावधान निम्न हैं। पहली पॉइंट में पहला प्रावधान देखिए, 1 जनवरी 1968 से पहले जिन राष्ट्रों ने संधि के कुछ मुख्य प्रावधान निम्न हैं। पहला, 1 जनवरी 1968 से पहले जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण किया है, जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण किया है, वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे। जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण किया है, वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे और इन्हें छोड़कर अन्य सभी राष्ट्र गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे। और इन्हें छोड़कर से सभी राष्ट्र गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे। उल्लेखनीय है कि संधि के प्रभावी होने तक सिर्फ 5 राष्ट्र, कोई नहीं लिखो भावेश, उल्लेखनीय है कि संधि के प्रभावी होने के वक्त सिर्फ 5 राष्ट्र यथा अमेरिका, सोवियत रूस, संधि के प्रभावी होने वक्त सिर्फ 5 राष्ट्र यथा अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन ने ही परमाणु परीक्षण किया था। कौन कौन? अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ने ही परमाणु परीक्षण किया था। अतः ये परमाणु शक्ति संपन्न देश कहलाएंगे। अतः ये क्या कहलाएंगे? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट, संधि का प्रावधान। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, इसको P5 भी कह सकते हैं, परमानेंट 5 जो है, क्या है परमानेंट? सुरक्षा परिषद में आगे चर्चा होगी। सेकंड प्रावधान, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र दुनिया के अन्य राष्ट्रों को शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध कराएंगे। दूसरा पॉइंट है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र दुनिया के अन्य राष्ट्रों को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन, तकनीक आदि उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते उन्हें एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन, तकनीक आदि उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते उन्हें एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। अब देखो, बहुत सारे प्रावधान थे, मुख्य प्रावधान ये 2 है। जैसे और भी कहा गया, परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। जो भी गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है उसमें परमाणु तकनीक की देखभाल, जांच कौन करेगी? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करेगी। तमाम बातें कही गई। भारत की आपत्तियां, पैराग्राफ चेंज करके भारत की आपत्ति, भारत की आपत्ति लिखिए। भारत शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस संधि का विरोध करता रहा है। भारत शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस संधि का विरोध करता रहा है। संधि के प्रावधानों को लेकर भारत की निम्न आपत्तियां हैं। संधि के प्रावधानों को लेकर
भारत की निम्न आपत्तियां हैं, भारत की निम्न आपत्तियां हैं। पहला आपत्ति, भेदभाव पर आधारित, फर्स्ट आपत्ति भेदभाव पर आधारित। लिखिए, यह संधि दुनिया के राष्ट्र को, यह संधि दुनिया के राष्ट्रों को दो भागों में यथा परमाणु शक्ति संपन्न एवं गैर परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र के रूप में विभाजित करता है। संधि दुनिया के राष्ट्रों को दो भागों में विभाजित करता है, यथा परमाणु शक्ति संपन्न वाले राष्ट्र और गैर परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र, जो अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल है, जो अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल है। दूसरा, यह संधि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को परमाणु हथियार पर विशेषाधिकार, परमाणु हथियार तकनीक आदि पर विशेषाधिकार प्रिविलेज प्रदान करता है। मतलब ये देश हैं जिनके पास है। यह संधि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को परमाणु हथियार तकनीक आदि पर विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट, संधि के अंतर्गत किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, भारत के पड़ोस स्थित देश चीन के पास परमाणु हथियार की उपस्थिति से भारत की सुरक्षा को खतरा व चुनौती परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर निर्भरता परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर निर्भरता आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक यही तो समझोगे आज की क्लास के बाद। जो सवाल आशीष कुमार पूछ रहे हो, जब आज की क्लास खत्म हो जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा, है ना, कि दूसरे देश को दे सकता है या नहीं दे सकता है, सब समझोगे, लास्ट तक सुनोगे तब। अगला लास्ट पॉइंट क्या है कि भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, जबकि एनपीटी परमाणु अप्रसार की बात करता है या परमाणु अप्रसार की संधि है। ये तो आप क्लियर समझ गए होंगे क्या कह रहा है भारत, कि आपके पास 5 लोगों के पास, 5 देशों के पास है तो बढ़िया है, तुम्हें अपनी चिंता है, तुम्हारी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो तो तुम परमाणु हथियार रखोगे, लेकिन अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा का क्या है,
कल को उनपे भी ऐसी समस्या आ सकती है बार बार। जैसे आपने देखा होगा रूस अब तक में 50 बार धमकी दे चुका है यूक्रेन पर नाभिकीय हमले का, परमाणु हमले का, है ना। अक्सर आपने सुना होगा कि अब बस हमला होने ही वाला है ना। अक्सर ये जो है थ्रेट, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है ना, दबाव की रणनीति जो है, उसका उपयोग ये देश करते रहे, शक्तिशाली देश। तो इस संधि की जो प्रावधान है उसमें अन्य राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि उनके पड़ोस में जो देश हैं वो हथियार से युक्त है। जैसे भारत के पड़ोस में चाइना के पास 63 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया, 70s के डिकेड तक आते आते अच्छा खासा न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने डेवलप कर लिया। तो हमारी सुरक्षा का कोई चिंता नहीं, आपकी सुरक्षा सुरक्षा और हमारी सुरक्षा का कोई औचित्य नहीं। तो भारत कहता है ये संधि गलत है। परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए हम किस पर निर्भर रहेंगे? इन विकसित देशों पर, कि ये हमें परमाणु ईंधन देंगे, परमाणु तकनीक देंगे, बदले में ये हमें क्या करेंगे? हमें लूटेंगे। कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसानदायक है, कहेंगे प्रौद्योगिकी की कोई कीमत नहीं है ना, उसका जो भी मन मर्जी से ये दाम वसूलेंगे। देखो फाइनली भारत क्या कहता है कि भारत डिसआर्मामेंट की बात करता है। अगर ऐसी संधि लाओ तो सभी लोग क्या करो, अपने हथियार को नष्ट कर दो, दुनिया में कहीं न्यूक्लियर वेपन ही ना रहे, फिर आप ऐसी संधि लाओ। तो भारत निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट की बात करता है। लेकिन ये जो संधि है बेसिकली ये तो सिर्फ परमाणु के अप्रसार की बात करता है, और 5 देश के पास है तो ठीक है, अन्य देश के पास ये ना हो। जैसे जो बेसिकली अगर आप देखें तो ये संधि जो है एनपीटी, ये 3 आधार स्तंभों पर टिकी हुई है। यानी एनपीटी की जो संधि है यह मुख्यतः 3 संरचना पर, एनपीटी की संरचना 3 आधार स्तंभ पर आधारित है। पहला है नॉन प्रोलिफरेशन, अप्रसार। दूसरा है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। अभी जो आपने लिखा है उसको समझने के लिए बता रहा हूं कि क्या भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, जबकि एनपीटी मुख्यतः क्या है, परमाणु अप्रसार की संधि है। तो पहला क्या हो गया, नॉन प्रोलिफरेशन, ये किस पर आधारित है। दूसरा क्या है, डिसआर्मामेंट, कहता है करे ना करे। और तीसरा क्या है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीक का शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए उपयोग, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग। अब देखिए सच्चाई क्या है, आपने चाहो तो लिख सकते हो समझाने के लिए। सच्चाई क्या है कि सारा बल किस पर है, नॉन प्रोलिफरेशन पे है, कि हमारे 5 के पास रहे, अन्य देशों के पास ना आने पाए। अगर डिसआर्मामेंट की बात होती तो यह संधि क्या कहती कि जितने 5 देश हैं सभी क्या करें, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन, इन सबको नष्ट कर दे, है ना। ऊर्जा का प्रयोग हम शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए करें, जैसे परमाणु ऊर्जा से हम क्या करें, बिजली उत्पादन करें, है ना, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग अन्य क्षेत्र में करें। सच्चाई क्या है कि संधि तीनों बात कहती है, लेकिन संधि का सिर्फ और सिर्फ बल कहां है, नॉन प्रोलिफरेशन का है, कि हम 5 के पास ही रहे, अन्य के पास ना होने पाए। तो यह संधि शुरू से ही भेदभाव आधारित है। आज तक भारत सबसे मुखर वक्ता अंतरराष्ट्रीय मंच पर रहा है कि एनपीटी क्या है, भेदभाव आधारित संधि है। चलते हैं दूसरी संधि की बात करते हैं, सीटीबीटी, सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि। जैसे एनपीटी पर क्या लगा इल्जाम कि यह तो भेदभाव पर आधारित है, तो इसी एनपीटी की पूरक संधि के रूप में, पहले समझ लो, लिखवा दूंगा, गौर करो, पूरक संधि के रूप में कौन आई, सीटीबीटी 1996 से। यह क्या कहती है, समग्र है और परीक्षण। तो 2 बातें हैं, यह संधि उससे थोड़ी बेहतर है ना। जैसे यह संधि क्या कह रही है कि चाहे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो, चाहे गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो, वे भविष्य में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। समग्र, कहीं भी, चाहे जल के भीतर हो, स्थल पर हो, आकाश में हो, है ना। कहने का मतलब पहले की संधियों में सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया था किन पर, गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर। ये थोड़ी उससे पॉजिटिव संधि है। ये क्या कहती है, समग्र है, किसी भी, चाहे आकाश में, भूमिगत जल में, या स्थल के अंदर भीतर। परमाणु विस्फोट का जनरली हमने कहा क्या, परीक्षण जमीन के भीतर। तो किसी भी माध्यम में, किसी भी रूप में परमाणु परीक्षण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। और इस सीटीबीटी को साइन भारत ने इसे भी नहीं किया है। भारत की क्या आपत्तियां, वही आपत्तियां कि पहले जिनके पास हथियार है उन्होंने तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर ली, नाभिकीय अनुसंधान कर लिया, और अब वे ट्रीटी थोप रहे हैं सब पर
तो पहले हम भी अपना परमाणु कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा विकास को अगर आगे बढ़ा ले, फिर हम इस प्रकार की संधि पर विचार करेंगे। क्योंकि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, आए दिन जो है परमाणु परीक्षण कर लेता है। चाइना के पास ऑलरेडी है ही, उधर आप देखिए नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान चाइना एक नेक्सस भी है। तो भारत की आपत्ति सीटीबीटी को भी लेकर रही है कि यह भी संधि जो है वह समाधान कोई बेहतर नहीं ला रही है। माना कि संधि में प्रावधान पहले की तुलना में थोड़े सकारात्मक है। अगर आप सभी देशों को शामिल कर रहे हो, चाहे वो परमाणु शक्ति संपन्न हो चाहे गैर परमाणु शक्ति संपन्न, तो यह संधि सकारात्मक है। लेकिन भारत क्या कहता है कि पहले इन लोगों ने तो अपनी तकनीक, अपनी क्षमता, अपना अनुसंधान कार्यक्रम को बहुत बृहत लेवल पे कर लिया, और जब बात हमारे अनुसंधान, हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की आई तो ये हम पर बार बार कोई ना कोई नई संधि थोप रहे हैं। तो भारत सीटीबीटी को भी पर भारत ने अब तक साइन नहीं किया है, और यह संधि थोड़ी सकारात्मक जरूर है। सभी देशों पर यह संधि पूर्णतः लागू है, लेकिन यह भी संधि पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। क्या है सीटीबीटी के बारे में 2-3 लाइन, सबसे ज्यादा हम लोग इंफेसिस देंगे नई संधि पर जो अभी चल रही है, टीपीएनडब्ल्यू पे। सीटीबीटी समग्र परीक्षण प्रतिबंध नीति संधि। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनपीटी की पूरक संधि, एनपीटी अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनपीटी की पूरक संधि के रूप में सीटीबीटी समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में प्रभावी हुई, जिसे दुनिया के 187 देशों ने हस्ताक्षर, जिस पर दुनिया के 187 देशों ने हस्ताक्षर किया है। समग्र शब्द का यहां अर्थ, समग्र शब्द का अर्थ यहां सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में है। समग्र शब्द का यहां प्रयोग सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में है, चाहे भूमि के भीतर हो, चाहे जल में या आकाश में, चाहे भूमिगत हो या जल में हो या आकाश में हो, सभी को प्रतिबंधित करना है। पैराग्राफ चेंज करके सीटीबीटी के अंतर्गत एक अच्छी बात यह थी, सीटीबीटी के अंतर्गत एक अच्छी बात यह थी कि परमाणु शक्ति संपन्न एवं गैर परमाणु शक्ति संपन्न सभी राष्ट्र की, परमाणु शक्ति संपन्न एवं गैर परमाणु शक्ति संपन्न सभी राष्ट्र परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, सभी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो ये सीटीबीटी जो है उसकी पूरक संधि के रूप में आई। 2 लाइन भारत का स्टैंड क्या है बस लिख लीजिए। उल्लेखनीय है कि भारत ने एनपीटी की ही तरह सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने एनपीटी की तरह ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि भारत का मानना है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान व विकास में, क्योंकि भारत का मानना है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान व विकास में अत्यधिक बढ़त हासिल कर रखी है। अतः भारत अत्यधिक बढ़त हासिल कर रखी है, अतः भारत भी अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप भविष्य में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखेगा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखेगा। जैसे क्या कह रहे हैं भारत का स्टैंड क्या क्लियर हो गया। भारत क्या कह रहा है कि तुम जो है अब परीक्षण नहीं करेंगे, तो अब वो उस लेवल पे आ गए हैं जहां उन्होंने बहुत अधिक मारक क्षमता, जो न्यूक्लियर एनर्जी के रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्होंने बढ़त हासिल कर रखी। अब आप सोचिए, रशिया 5000 से अधिक न्यूक्लियर आर्सेनल है, हमारे पास 164 से लेकर 180। हर अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की अलग अलग रिपोर्टिंग है कि भारत के पास
जो आईसीएन का लेटेस्ट डेटा है वो कहता है कि भारत के पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स हैं। कई अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 180 तक बताया। सोचिए कि रशिया के पास 5,500 से अधिक न्यूक्लियर आर्सेनल है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने अनुसंधान विकास में रशिया ने, अमेरिका ने बहुत बढ़त हासिल कर ली है। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपके यहां यूरेनियम बहुत लिमिटेड है, जिससे परमाणु ऊर्जा आप डेवलप करेंगे तो यूरेनियम या प्लूटोनियम जो भी उसके अयस्क हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो हमारे यहाँ कम है। जैसे आप झारखंड के जादूगोड़ा में आपके यहाँ बस यूरेनियम माइंस एक ही जगह है। ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली यूरेनियम के लिए आपकी डिपेंडेंसी क्या होगी? दुनिया के अन्य देश के पर होगी, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास यूरेनियम का बड़ा डिपॉजिट है। तो जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर आप इन सब संधि को साइन कर देते हैं तो दुनिया के अन्य देशों से आपको यूरेनियम ईंधन, प्रौद्योगिकी, इन सबको खरीदने में मदद मिलेगी। अगर भारत एनपीटी पर, भारत अगर सीटीबीटी पर साइन कर देता है तो भारत के लिए एनएसजी की राह भी आसान हो जाएगी। क्या है एनएसजी? जस्ट आगे समझ जाओगे, है ना, कि भविष्य में अगर जैसे आपको परमाणु ऊर्जा, जैसे भारत को ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत निवेश की आवश्यकता है, और हमारे यहाँ ऊर्जा के जो गैर नवीकरणीय स्रोत है लिमिटेड है, जैसे कोयला आपके पास, ताप विद्युत परियोजनाओं के पास सीमित है, तो भविष्य में आपको अपनी ऊर्जा क्षमता को परमाणु ऊर्जा पर अधिक निर्भर करना होगा। ऐसी स्थिति में अगर भविष्य में भारत, वर्तमान में 3 से 4% हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर मान लीजिए भारत को चरणबद्ध तरीके से, अगर भारत को 2050 तक अपनी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 15 से 20% के बीच में लाना है, तो हमें न्यूक्लियर के क्षेत्र में बहुत, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमें बहुत निवेश चाहिए। निवेश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमें बहुत सारे राष्ट्रों का समर्थन भी चाहिए। जैसे 2 देश हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो उन देशों को यूरेनियम निर्यात भी कर देते हैं जिन्होंने एनपीटी सीटीबीटी पर साइन नहीं किया। अन्य न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अन्य जितने मेंबर्स देश हैं वे सभी इस संधि का सख्ती से पालन करते हैं। अगर भारत एनपीटी पर साइन कर देता तो न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से लेकर जो भी ईंधन है, इन सब को भारत आसानी से प्राप्त कर सकता। लेकिन बात राष्ट्रहित की है, बात अंतरराष्ट्रीय मंच पर भेदभाव की है, और हमारी विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है कि किसी भी साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ताकतों का विरोध करना है। यह कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों की एक सोची समझी साजिश। तो भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर ही हस्ताक्षर नहीं किया। भारत का स्टैंड क्या है वही चीज आपको लिखना है कि इन लोगों ने तो अपनी परमाणु ऊर्जा तकनीक, अनुसंधान, विकास को बहुत आगे तक बढ़ा लिया, और जब बात हमारी हुई तो हम पर बैन लगा दिया। जैसे एग्जांपल से समझिए, हमारे यहाँ थोरियम आधारित रिएक्टर है ना, हमने कई ब्रीडर रिएक्टर बनाए, प्रोटोटाइप बनाए, और कहीं ना कहीं थोरियम बेस्ड जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हमारे पास असीम संभावना है, क्योंकि हमारे पास थोरियम का डिपॉजिट बहुत है। अगर भारत एनपीटी सीटीबीटी इन सब पर साइन कर देता तो ऐसी स्थिति में हो सकता था कि हम थोरियम आधारित रिएक्टर का एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, और उससे हम रेवेन्यू गेन भी कर सकते थे। परंतु कुछ समस्याएं हमारे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भेदभाव को लेकर जो रही है, उसके विरुद्ध भारत लगातार आवाज उठाता रहा। तो क्या है सीटीबीटी, क्या है एनपीटी, भारत का स्टैंड क्या है, क्लियर है। चलते हैं लेटेस्ट संधि जहां से क्वेश्चन बनेगा, टीपीएनडब्ल्यू, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 22 जनवरी 2021 से यह संधि प्रभावी हुई है, 22 जनवरी। देखो नाम ही क्या है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, न्यूक्लियर हथियारों का प्रतिषेध संधि। चाहे कोई भी देश हो, भविष्य में न्यूक्लियर हथियार, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है, वेपन्स है, इनको पूरी तरह क्या कर देंगे? प्रतिबंधित कर देंगे। और यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे नई संधि है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2017 से ही इस संधि के प्रावधान को लेकर बहस चली। एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, एनजीओ ICAN, जिसको 2017 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला, इंटरनेशनल कैंपेन ऑन एबॉलिशिंग न्यूक्लियर वेपन्स। एक संस्था है, एनजीओ है, ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है, जो पूरी दुनिया के स्तर पर राष्ट्रों को के मध्य सहमति बढ़ाता है कि वह नाभिकीय हथियारों को पूर्णतः क्या करे? प्रतिबंधित करे। और वर्तमान में यह संधि प्रभावी है, और यह संधि लीगली बाइंडिंग है। अगर आपने साइन कर दिया इस ट्रीटी पर, तो भविष्य में किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आप पर हेवी पेनल्टी आप पर थोपी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत सारी समस्याएं आपको लेकर हो सकती है। भारत ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। बार बार भारत को कन्विंस करने की कोशिश की गई है। हालांकि 187 देश सीटीबीटी पर साइन किया गया था। यह संधि चूंकि नई है, अभी 73 कंट्री ने इसको रेक्टिफाई किया है। जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई संधि पर सिर्फ हस्ताक्षर कर देने से नहीं होता है। जैसे मान लो भारत सरकार के प्रतिनिधि गए और यूएन में कोई संधि पर सिर्फ साइन कर देने से कुछ नहीं होता है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जब उस संधि के प्रावधानों को आप संसद के बड़े पटल पर रखकर आप उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो संधि प्रभावी नहीं होती है। सिर्फ हस्ताक्षर करना अलग है। तो दुनिया में अभी लगभग 73 देशों ने इसको रेक्टिफाई किया है। तो यह जो संधि है, यह सबसे ताजा संधि है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। तो यह संधि क्या कहती है? कहती है किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन का अनुसंधान करना, उसका प्रयोग करना, उसका इंस्टॉलेशन करना, उसका ट्रांसफर करना, उसका स्टॉक पाइलिंग करना, स्टॉक पाइलिंग मतलब इकट्ठा करना, उसका प्रयोग करना,
ये पूर्णतः क्या होगा, टोटली जो है वह प्रतिबंधित होगा। यानी न तो आप परमाणु हथियार का के जरिए किसी को डरा सकेंगे, थ्रेट दे सकते हैं, न तो इसके डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे, न तो इसका आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, न तो इसको स्टॉक पाइलिंग कर सकते हैं, अधिक इकट्ठा कर सकते हैं, न तो कहीं आप इंस्टॉल कर सकते हैं, न तो ये टेक्नोलॉजी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, न तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक प्रभावी संधि है। अगर दुनिया के शक्तिशाली देश इस संधि पर अनुमोदित करें, इस संधि को कहीं ना कहीं प्रभावी बना लें, तो सच में एक पूर्णतः न्यूक्लियर हथियार मुक्त दुनिया बन सकती है और भविष्य में हमें तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं बहुत हद तक उस पर विराम लग सकता है। अब भारत ने इसको भी साइन क्यों नहीं किया है? क्योंकि भारत के वही आर्गुमेंट है कि पहले जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, पहले वो इसको संशोधित, इसको अनुमोदित करे, इसको, तब भारत इसको अपने मंच पर इसको करेगा। तो चलते हैं, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लिख लो, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल बनाकर पूछ देगा। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु हथियार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु हथियार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु एवं एक परमाणु मुक्त दुनिया, एक परमाणु अस्त्र शस्त्र मुक्त दुनिया बनाने हेतु परमाणु अस्त्र शस्त्र से मुक्त दुनिया बनाने हेतु यह संधि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा, जनरल असेंबली द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा कह सकते हो, सामान्य सभा कह सकते हो, जनरल असेंबली द्वारा 22 जनवरी 2021 से प्रभावी की गई है। 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ है, की गई है। संधि के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राष्ट्र, संधि के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राष्ट्र परमाणु हथियार द्वारा किसी भी अन्य राष्ट्र को डराने, कॉमा, उसका विकास, उत्पादन, भंडारण, उसका विकास, डेवलपमेंट, उत्पादन, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, भंडारण, हस्तांतरण आदि नहीं कर पाएगा, आदि नहीं कर पाएगा। लिखो कोमल, परमाणु हथियार प्रतिषेध संधि। कोई भी राष्ट्र परमाणु हथियारों से किसी अन्य राष्ट्र को डराना धमकाना, कॉमा, इसका विकास, उत्पादन, भंडारण, ट्रांसफर, हस्तांतरण आदि नहीं कर पाएगा, आदि नहीं कर पाएगा। संधि को प्रभावी बनाने हेतु, संधि को प्रभावी बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संस्था, एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन ऑन एबॉलिशिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जैसी संस्था ने सराहनीय प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास किया है और इस कारण इस संस्था को 2017 का, यह संस्था का नाम क्या है? ICAN, नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब थोरियम पे PhD नहीं करना है ना, साइंस टेक में करना।
बस जान लो खाली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये सब पढ़ना। फर्स्ट जनरेशन का कौन सा रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या है, ये सब वहां पढ़ना। यहां आईआर में बस संक्षिप्त समझाने के लिए वो भी आपको बताया। आईसीएएन क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है। ये पिछले अगर आप देखें तो लगभग 7-8 साल इसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत काम किया है। भारत को बार बार आईसीएएन के द्वारा संधि को अनुमोदित रेटिफाई करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है ना, है ना। क्या आप रेटिफाई करो, इसको अनुमोदित करो, पहले हस्ताक्षर करो, फिर सदन के पटल पर रखकर इसको रेटिफाई करो आप। तो इंटरनेशनल कैंपेन ऑन एबॉलिशिंग, एबॉलिश मतलब होता है उन्मूलन, खत्म करना, कैंपेन मतलब प्रचार, है ना। अंतरराष्ट्रीय प्रचार किस पर, तो नाभिकीय ऊर्जा के खात्मे को लेकर समझाने के लिए। वैसे आप ये सब आईसीएन लिख देंगे, हर चीज की हिंदी कोमल जरूरी नहीं है ना, कहीं शॉर्ट फॉर्म से भी काम हो जाता है। अब देखो भारत ने टीपीएनडब्ल्यू पर भी साइन नहीं किया है। मैंने आपको क्या कहा, बार बार आईसीएन ये एनजीओ के द्वारा भारत को कन्विंस किया जा रहा है। भारत क्या कह रहा है कि पहले ये दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं वो इसको करें ना, अगर वो करेंगे तो भविष्य में उनको कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा, पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, परमाणु अस्त्र शस्त्र मुक्त हो जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत हमसे क्यों, हमारे पास तो बहुत लिमिटेड हथियार है। जिन्होंने इसका भंडार कर रखा है उनसे जाकर, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सब कोई भी टीपीएनडब्ल्यू पे साइन नहीं किया है। आप देख ही रहे हो 73 देशों ने इसको अनुमोदित किया है, रेटिफाई किया है। अपेक्षाकृत एक नई संधि है, 2021 जनवरी में तो प्रभावी ही हुई है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अब तक जितनी संधियां बनी है उसमें सबसे सार्थक और सबसे बेहतर अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि को लेकर कोई प्रयास हुआ है तो वह टीपीएनडब्ल्यू है ना। शुरू हो गए कमेंटबाजी, शांत बस 2 दिन 3 दिन रहो, फिर लिखना शुरू हो ही जाते हो। आदत जो है खराब हो जाती है, थोड़ी सुधरती है, कितना भी सुधारने की कोशिश करो। चलिए, भारत की संधि को लेकर क्या आपत्ति रही है, तो भारत का टीपीएनडब्ल्यू को लेकर पक्ष, स्टैंड क्या है, लिखिए। देखिए, उल्लेखनीय है कि भारत ने एनपीटी सीटीबीटी की तरह ही, देखिए उल्लेखनीय है कि भारत ने एनपीटी सीटीबीटी आदि की तरह ही टीपीएनडब्ल्यू पर भी अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है ना। भारत ने सीटीबीटी, एनपीटी सीटीबीटी की तरह टीपीएनडब्ल्यू पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किया, ना ही इसे अनुमोदित किया। पहले हस्ताक्षर करोगे तब ना अनुमोदित करोगे। भारत का मानना है कि पहले संधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय, भारत का मानना है कि संधि को लेकर पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बृहद स्तर पर सहमति बननी चाहिए तथा परमाणु शक्ति संपन्न बड़े राष्ट्रों को इस पर पहले सार्थक पहल करनी चाहिए। परमाणु शक्ति संपन्न बड़े राष्ट्र को पहले इस पर सार्थक पहल करनी चाहिए। कहने का मतलब पहले भैया रूस, चाइना, अमेरिका, ये सब जो है इस पर साइन करो, तभी हम सोचेंगे हमारे पास कितने हथियार है ना। तो भारत का स्टैंड क्लियर है, चाहे वो एनपीटी हो, चाहे सीटीबीटी हो, चाहे टीपीएनडब्ल्यू हो। इन सब को लेकर हमें क्या है, संधि से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि भारत का स्टैंड क्या रहा है, ये हमारे लिए काम की चीज है। तो ये संधि आधारित प्रयास थे। चलते हैं थोड़ा मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम को देखते हैं। यह भी बहुत न्यूज में रहा है। 2016 से लेकर 18 के बीच में भारत 3 अलग अलग समूह का सदस्य भी बना और एनएसजी में भारत की सदस्यता निकट की तरफ भारत ने एक छलांग लगाई। तो बार बार एनएसजी में सदस्यता का मुद्दा, भारत चाइना पढ़े, भारत अमेरिका पढ़े, भारत रशिया पढ़े, भारत फ्रांस पढ़े, भारत ब्रिटेन पढ़े, ये मुद्दा हमेशा आता रहता है। तो बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रशासन पर देखते हैं क्या क्या है। पहला इसमें एनएसजी देखते हैं। तो कौन कौन, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, इसमें पहला देखो एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसको तोड़कर समझते हैं। पहले तो एनएसजी क्या है, गठन कब और क्यों, सदस्यता ग्रहण की प्रक्रिया,
भारत की सदस्यता के मार्ग में बाधा। सदस्यता से भारत को लाभ, सदस्यता से भारत को क्या लाभ, सारे बिंदु पर अलग अलग चर्चा कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम कि एनएसजी क्या है, गठन कब और क्यों हुआ। संक्षेप में इतिहास उतना क्या जानेंगे, संक्षेप में इसके सदस्यता प्राप्ति का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है। बार बार चाइना प्रक्रिया का हवाला देता है कि जो प्रक्रिया हम वही कर रहे हैं, हम थोड़ी भारत के विरुद्ध भेदभाव कर रहे हैं, तो जो इसकी प्रक्रिया है उसका तो पालन करना ही होगा, इसका चार्टर यही कहता है। फिर भारत की सदस्यता के मार्ग में क्या क्या बाधा है, कौन कौन से देश हैं जो भारत की इसमें एंट्री को लेकर अपोज कर रहे हैं, और सदस्यता अगर मिल गई तो इससे क्या एडवांटेजेस है भारत के लिए, सभी पक्षों पर तेजी से चर्चा कर लेते हैं। नाम से ही क्या स्पष्ट है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। अंतरराष्ट्रीय मंच पर 48 देशों का यह एक समूह है जो नाभिकीय प्रौद्योगिकी, हथियारों, नाभिकीय ईंधन, तमाम आदि के निर्यात पर नियंत्रण रखता है। ये जो 48 देश हैं इसके सदस्य देश हैं, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह जो है वह जो भी परमाणु तकनीक है, परमाणु ईंधन है, परमाणु से संबंधित अन्य जो भी पहलू हैं, इन सब के एक्सपोर्ट पर नजर रखता है। जैसे मान लीजिए यूरेनियम का अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसा ना हो कि एक्सपोर्ट होने लग जाए। अगर कोई देश इस संधि का हस्ताक्षर करता देश है, वैसी स्थिति में जिसने हस्ताक्षर किया देश है उसको आसानी से परमाणु ईंधन मिल सकता है, तकनीक मिल सकती है, और वह भी अधिकतर किसके लिए, शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए, है ना। दो प्रकार का इसका प्रयोग है, एक है मिलिट्री और दूसरा सिविलियन। तो जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए चाहिए वो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, कहीं ना कहीं आप सैन्य क्षमता के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग क्या करेंगे, आप मिसाइल बनाएंगे तमाम, और जो अन्य है सिविल प्रशासन के लिए, नागरिक के लिए क्या करेंगे, परमाणु ऊर्जा पैदा करेंगे तमाम। तो ये जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स एक संगठन है, 48 देशों का एक समूह है जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसके निर्यात पर नियंत्रण रखता है। इसका गठन क्यों हुआ, कब हुआ, थोड़ी इसकी इतिहास समझते हैं। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया पहला, पोखरण में। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका भारत से शीत युद्ध के दौर में नाराज चल रहा था। क्यों, आप परिस्थितियां समझ सकते हैं कि भारत ने पहले तो गुटनिरपेक्षता के नाम पर अमेरिकी शक्ति खेमे का विरोध किया, पहले यूएसएसआर दोनों से दूरी बनाए रखी, और 1971 में भारत ने क्या किया, सोवियत रूस के साथ शांति, मित्रता और सामरिक आधारित एक समझौता कर लिया। अब इस बात पर यूएस की पूरी लॉबी जो है उसके नेतृत्व में वो भारत से नाराज हो गई। इधर 60 के दशक से ही पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के मध्य निकटता बढ़ती जा रही थी, और इन सब कारणों से भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर परमाणु परीक्षण किया। अब अमेरिका को एक बहाना मिल गया, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु तकनीक, परमाणु ईंधन, इन सब के निर्यात पर रोक लगाने के लिए आनंद फनन में उसने 75 में एक संगठन बना दी, जिसका नाम ही क्या रखा, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। पहले इसको लंदन क्लब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये सारी औपचारिक मीटिंग कहां हुआ करती थी, लंदन में। तो पहले ये फॉर्मरली लंदन क्लब के नाम से जाना जाता था। 75 में इसका एस्टैब्लिशमेंट क्यों होता है वो सभी आप परिस्थितियां समझ के देखिए। इसके पीछे कुछ अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी थी। अमेरिका को लगता था कि भारत अपने दम पर परमाणु ऊर्जा क्षमता का प्रयोग या इसका रिसर्च या इसका डेवलपमेंट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं भारत को इसके लिए मदद किसने की है, भारत को इसकी मदद किसने की है, सोवियत रूस ने। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का जो नेटवर्क है, चाहे CIA का हो, चाहे अमेरिका की अन्य एजेंसियों ने बार बार इस तरह की रिपोर्ट छापी कि सोवियत रूस की मदद से भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम का सफल परीक्षण किया है। अब सोवियत रूस से शीत युद्ध के कारण में तो परिस्थितियां जानी रहे क्या चल रही थी, तो भारत के विरुद्ध जाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक लॉबी करने के लिए एक ग्रुप बना दिया गया, ताकि कोई भी देश जो है वह किसी भी अन्य देश को परमाणु ईंधन, तकनीक, तमाम चीजें उपलब्ध न करा। तो वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, 48 सदस्य देश हैं। इसके सदस्यता के ग्रहण की प्रक्रिया आपको समझनी है कि एनएसजी में नए सदस्य का प्रवेश कैसे होगा। इसका एक चार्टर है, घोषणा पत्र है, जो कहता है कि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर सभी राष्ट्रों की आपसी सहमति के बाद ही कोई भी अन्य राष्ट्र इसकी सदस्यता ले सकता है, पहला क्राइटेरिया। यानी एनएसजी की सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित चार्टर में उल्लिखित बात क्या है ये आप समझ लें। पहला क्या है कि नए सदस्य का प्रवेश सभी सदस्यों की आपसी सहमति से ही होगा, सहमति से होगा। दूसरा, सदस्यता हेतु किसी भी राष्ट्र को आवेदन से पूर्व एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। प्रिया कुमारी सावधान हो जाओ, ज्यादा चालाकी ठीक नहीं होती है ना, है ना। तो ध्यान रहे क्लास की अनुशासन का भी, 1 मिनट लगता है बस शांत करने में, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे, है ना। सदस्यता हेतु किसी भी राष्ट्र को आवेदन से पूर्व एनपीटी पर हस्ताक्षर एवं इसका अनुमोदन करना होगा, रेटिफाई।
अब देखो चार्टर क्या कहता है, दो बातें कि जितने भी 48 के 48 देश कहेंगे हां भारत प्रवेश के लिए योग्य है, तो सभी देशों ने कहा हां, तो हो गया पहला बात। दूसरा, इसके लिए क्या करना होगा, एनपीटी पर साइन करना होगा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर शुरू में अधिकांश लगभग 35 राष्ट्र चाहते थे 2017-18 तक की अगर बात करें तो 30 से 35 के बीच में सदस्य देश जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के, वो चाहते थे कि भारत इसका एक मेंबर बन जाए। 5 के 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इसमें शामिल हैं। कौन कौन स्थायी सदस्य सभी आप जानते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। तो जो 48 देश में है, शुरुआत में अगर देखें तो 2017-18 तक लगभग 35-36 देशों का समर्थन था। भारत सरकार ने अपनी विदेश कूटनीति के तहत दुनिया के बहुत सारे देशों को कन्विंस कर लिया। जैसे वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया पहले से ही भारत का समर्थक रहा है। जैसे देश जो है वो भारत की सदस्यता के लिए सहमति बना रहे हैं। सबसे ज्यादा सदस्यता के विरोध में कौन करता है अपोज, वह है चाइना। चाइना कहता है कि अगर आप भारत को इसमें प्रवेश के लिए आप योग्य मानते हैं तो फिर पाकिस्तान भी इसकी प्रवेश की योग्यता रखता है। चाइना दो ही बात कहता है कि पहले तो जो चार्टर की बातें हैं उसको फुलफिल करके ही नए मेंबर का एडमिशन होगा, नए मेंबर का प्रवेश होगा। पहला क्या है, तो एनपीटी पे साइन कर लो और सभी देश अगर हां कहेंगे तो तभी किसी नए सदस्य देश का प्रवेश होगा। वर्तमान में अगर देखें तो 3-4 देश हैं जो एनएसजी में भारत की सदस्यता के मार्ग में विरोधी हैं। जैसे सबसे मुखर विरोधी कौन है, चाइना। दूसरा अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के विरोध की राजनीति करते हैं, है ना। और भारत के विरोध में इनका मानना है कि पहले भारत को क्या करना चाहिए, एनपीटी पर साइन करना चाहिए। चीन बार बार भारत को इसको लेकर ब्लैकमेल करता रहा है। कई बार चीन के विदेश नीति के जानकारों ने कहा कि भारत अगर सार्क में चाइना की एंट्री करा देता है तो भारत एनपीटी में जो है भारत को एनएसजी की सदस्यता के लिए चीन समर्थन करेगा। एक बार यह कहा कि सार्क में चाइना को लाओ तो हम तुम्हें एनएसजी में प्रवेश दिलाएंगे। दूसरी बार कहा कि चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई प्रोजेक्ट जो है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको भारत समर्थन दे दे, भारत को एनएसजी में प्रवेश की सदस्यता के लिए चाइना समर्थन करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाइना ने बार बार भारत के विरोध की राजनीति की है और भारत को बार बार दबाव में लाने का प्रयास किया है कि भारत अगर चाहता है कि वह एनएसजी की सदस्यता ले तो चाइना के इन दो बातों पर समर्थन कर दे। पहला, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भारत सिग्नेटरी बन जाए, भारत इसको मान ले, और दूसरा कि भारत सार्क जैसे बड़े संगठन में चीन को एक देश के रूप में शामिल करे। पाकिस्तान को बार बार चाइना ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैक किया है, चाहे एनएसजी की सदस्यता की बात हो, पहले एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर नहीं थे तो रूस ने भारत को बैक किया और पाकिस्तान को चाइना ने बैक किया और बाद में एससीओ में भारत और चाइना दोनों जो है वो शामिल हो गए। तो एनएसजी की सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित क्या शर्तें हैं ये आप क्लैरिटी के साथ समझ गए। अब सवाल यह है कि अगर भारत की सदस्यता के मार्ग में बाधाएं आप समझ चुके हैं, सदस्यता से भारत को क्या लाभ मिलेगा। सदस्यता से भारत को यह लाभ मिलेगा कि भारत को अगर भविष्य में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर अधिक निवेश चाहिए, अधिक अयस्क चाहिए, अधिक खनिज चाहिए, अधिक जो है ईंधन या तमाम चीजें चाहिए, तो भारत आसानी से इन 48 देशों की मदद से उसे प्राप्त कर लेगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ेगी, तो वह सेक्टर राइज करेगा, उससे जॉब अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत सारे उसके अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। तीसरा, अगर भारत एनएसजी की सदस्यता मिल सकता है तो भविष्य में भारत थोरियम आधारित रिएक्टर के निर्यात का रेवेन्यू जो है जनरेट कर पाएगा। कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का अपना एक रिसर्च, तो भारत नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी का निर्यात कर राजस्व प्राप्त कर पाएगा। एनएसजी की सदस्यता एक प्रेस्टिजियस क्लब में शामिल होने जैसे है, और अगर भारत एनएसजी की सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो यह हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी जो है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, हमारे लिए कहीं ना कहीं अधिक इसकी महत्व इसका होगा। तो क्या है एनएसजी, पूरा का पूरा माजरा क्या है आप समझ पाए। चाइना भारत संबंध पढ़ेंगे वहां भी आएगा, तो मैंने यही चर्चा कर दी। तो दो लाइन बस लिख लेते हैं, मेन हमें क्या लिखना है ज्यादा कि सदस्यता के मार्ग में बाधा क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सदस्यता ग्रहण और सदस्यता से सबसे ज्यादा भारत को क्या लाभ होगा। हम सदस्यता की मार्ग प्राप्ति जो है, सदस्यता की प्राप्ति के मार्ग में बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 भारत का क्या दावा है वो भी यहां पर हम लोग देखते हैं। जैसे भारत क्या क्या कहता है, जैसे एग्जांपल से आप समझे, भारत ने अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ, दुनिया के कई देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया है, जो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड डील की है। जैसे अमेरिका से भी भारत ने पहला सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया था, याद करेंगे आप। दुनिया के अधिकांश देश किसी भी अन्य राष्ट्र से जब कोई भी चाहे सैन्य या चाहे असैन्य परमाणु समझौता या क्षेत्र से संबंधित कोई भी अगर समझौता करते हैं तो उसमें एनएसजी और एनपीटी एक मैंडेटरी टर्म आ जाता है। जैसे भारत अमेरिका के मार्ग में जब परमाणु डील हो रही थी, सिविल न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो अमेरिका का एक एक्ट है, हाइड एक्ट 123, वो क्या कहता था कि जो भी देश एनपीटी पर सिग्नेटरी होंगे उसी के साथ अमेरिका कोई ना कोई परमाणु असैन्य समझौता करेगा। लेकिन भारत तो एनपीटी पर साइन नहीं किया। ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की आपसी सूझबूझ कह लें, अमेरिका ने हाइड एक्ट में ही संशोधन करके एनपीटी पर साइन न करने के बावजूद भी भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता कर लिया। अगर एनएसजी की सदस्यता हमें मिल जाती है तो भारत को कई देशों के साथ परमाणु ईंधन, परमाणु ऊर्जा संबंधित बहुत सारी चीजें आसानी से मिल पाएगी और इससे हमारे भविष्य में परमाणु ऊर्जा का एक बड़ा बाजार जो है वो हमारे देश में उठ खड़ा होगा, इसमें निवेश बढ़ेगा, इससे लाभ हमें होगा, है ना। तो ये टॉपिक लास्ट का पार्ट कि भारत के लिए क्या महत्व, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस एनएसजी क्या है, 2 लाइन बस लिख लेते हैं। लिखिए, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कोमल भाटेजा
नाभिकीय आपूर्तिकर्ता देश लिख लें, आपूर्तिकर्ता देश, राष्ट्र, समूह लिख लें, देश नहीं समूह है अर्थ, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता देश। देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु, अंतरराष्ट्रीय मंच पर, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी क्वेश्चन दिख सकता है मुकेश जी। देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु अप्रसार के साथ साथ परमाणु ईंधन तकनीक, सामग्रियों, परमाणु ईंधन तकनीक, प्रौद्योगिकी, सामग्री आदि के निर्यात पर नियंत्रण हेतु 48 सदस्य देशों का एक बड़ा समूह एनएसजी है, जिसकी स्थापना 45 सदस्य देशों का एक बड़ा समूह एनएसजी है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। भारत द्वारा 1974 में परमाणु परीक्षण बिल्कुल हो सकते हैं, जहांगीर जी अभी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, लिखिए तो पहले आप, अंत तक जाएंगे तो सब मिल जाएगा। देखिए भारत द्वारा 1974 में परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया के रूप में, विशेषकर 1974 में परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका के नेतृत्व में एनएसजी की स्थापना की गई थी। भारत 2016 से ही एनएसजी की सदस्यता का इच्छुक रहा है। भारत 2016 से ही एनएसजी की सदस्यता का इच्छुक रहा है, परंतु चीन तथा कुछ राष्ट्रों की आपत्तियों के कारण, भारत को एनएसजी की सदस्यता अब तक नहीं मिल पाई है। अब पैराग्राफ चेंज करके एनएसजी की सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित चार्टर में उल्लिखित बात, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिन्होंने लिख लिया दोबारा मत लिखना, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। आओ मनीषा, बहुत जल्दी आ गए। एनएसजी की सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित चार्टर किसका? एनएसजी का चार्टर है, घोषणा पत्र है ना, संविधान कह सकते हो एक तरह से, उसका में उल्लिखित मुख्य बात क्या है? बस दो बात मुख्य जो आपको समझनी है। पहला क्या है? नए सदस्य के प्रवेश सभी सदस्यों की आपसी सहमति से होगा। लिख लिया है तो चलिए, जिन्होंने लिख लिया आगे बढ़ जाए। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। सदस्यता हेतु किसी भी राष्ट्र को आवेदन से पूर्व एनपीटी पर हस्ताक्षर एवं इसका रेटिफाई अनुमोदन करना होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं भारत की सदस्यता के मार्ग में बाधा। भारत की सदस्यता के मार्ग में बाधा देखिए, विगत वर्षों में एनएसजी की सदस्यता के मार्ग में चीन सबसे बड़ा अवरोधक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है। सबसे बड़े अवरोधक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है। चीन का कहना है कि यदि भारत इस हेतु योग्य है तो पाकिस्तान भी समान योग्यता रखता है। सोचिए कितना बदमाश देश है, कैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति काम करती है। चीन का कहना है कि यदि भारत एनएसजी में प्रवेश के लिए योग्य है तो पाकिस्तान भी समान योग्यता रखता है। एनएसजी का उद्देश्य समझ नहीं पाए, क्या उद्देश्य है? श्वेता कुमारी क्या बताया, किस चीज के लिए बना था? क्या हो, देखो पहला लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है आपने, जो परमाणु
तकनीक है, सामग्री है, ईंधन के निर्यात पर रोक के लिए, निर्यात पर नियंत्रण के लिए कि एक्सपोर्ट इसका कैसे कंट्रोल होगा। तो चीन, लिखिए, चीन का कहना है कि एनएसजी की सदस्यता हेतु भारत को पहले एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। चीन का कहना है कि एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत को पहले एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा। लिखिए अगला, चीन के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, चीन के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देश भी भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। इन सब कारणों से भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिल पाई है। अब भारत का दावा क्या है? इंडियाज क्लेम फॉर द मेंबरशिप ऑफ एनएसजी। भारत क्या दावा करता है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में भारत को क्या लाभ होगा? तो चाइना क्या आपत्ति लगा रहा है, कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा जो चार्टर है, संविधान है एनएसजी का, वही इस बात की इजाजत नहीं देता, पहले साइन करो एनपीटी पर, तब। पर जानता है चाइना भारत साइन नहीं करेगा। जब 35 वर्ष में भारत नहीं झुका तो अब क्या झुकेगा, है ना। तो चीन देखिए कह क्या रहा है, कह रहा पाकिस्तान को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत का दावा, एक अगला हेडिंग बना लें कि भारत क्या कहता है एनएसजी की। जब आवेदन करते हैं तो आप अपनी बातें रखते हैं ना, कि हमें क्यों मिलनी चाहिए एनएसजी की सदस्यता हेतु। भारत का दावा, क्या क्या भारत का दावा है बताइए कमेंट करके, कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी भारत न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में कभी भारत रहा है क्या? कभी सुना भारत के वैज्ञानिकों का नाम, भारत के किसी भी शख्स का नाम कि परमाणु प्रसार में उसकी भूमिका रही है? सोचिए कि 74 में परमाणु परीक्षण किया, लगभग जो है 51 वर्ष हो गए। इस अवधि में भारत पर आज तक कोई लांछन नहीं लगा है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक, कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे इल्जामात लगे हैं पाकिस्तान पर। तो एक बड़ा इसका कारण क्या है? हाँ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी होगा, गुड, एक ये भी है। और भारत का परमाणु प्रसार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है ना। भारत ने अधिकांश शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग किया है ना। तो आप, भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, भारत एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र है, सदैव अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्थायित्व की बात करता है, परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक भारत है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी तो पलट कर देखिए, किसी को जांचने के लिए पहले उसकी पृष्ठभूमि तो देखते हैं ना। दूसरा, भारत, अगर आप देखिए, भारत ने एक और भी आर्गुमेंट किया कि दुनिया के कई देशों के साथ हमारा असैन्य परमाणु समझौता है। दूसरा, एमटीसीआर, एजी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासनार अरेंजमेंट में हम ऑलरेडी मेंबर हो गए, जहां चाइना तुम तीनों जगह नहीं हो, है ना। हाँ, सारे लोग। तो भारत के दावे क्या है? 4-5। पहला लिखिए कि भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु प्रसार से संबंधित इतिहास, रिकॉर्ड व छवि साफ सुथरी देश की है। राष्ट्र की है। भारत सदैव विश्व शांति, सुरक्षा, स्थायित्व व निशस्त्रीकरण का समर्थक राष्ट्र रहा है। भारत का कई देशों के साथ, अमेरिका जैसे देश के साथ, भारत का कई देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौता पहले से ही है। बिल्कुल, इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग लिखो। हाँ,
बेटर पोजीशन ऑन इंटरनेशनल स्टेज। क्या बात, हिंदी मीडियम की तो क्लास ही नहीं रही। बहुत सुंदर, अच्छी बात है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जैसे भारत अमेरिका जो रक्षा सहयोग के अंतर्गत या सिविल न्यूक्लियर डील के तहत अमेरिका ने हाइड एक्ट 123 को संशोधित कर भारत को प्रिविलेज दिया है और तब भारत के साथ समझौता किया है। तो क्या नाम था पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक का, भूल गए नाम, दिमाग से उतर रहा है। क्या नाम था जी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा था, कई बार उन पर इल्जामात लगे। ठीक है, परीक्षा में दिक्कत करनी पड़ेगी तमन्ना। भारत का कई देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौता पहले से ही है। जैसे मान लीजिए फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ब्रिटेन के साथ। तो ये सब देश पागल थोड़ी है, अगर हम पर भरोसा जताए तभी तो इन्होंने समझौता किया। इमरान खान ना, अरे क्या नाम था उस परमाणु वैज्ञानिक का, मैं दिमाग से उतर गया उनका नाम, जिन पर कई बार इल्जाम लगा कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया को, टर्की को, इन सबको, ईरान को, है ना, कई बार कलाम के समकक्ष ही थे। तो 3 ये लिखा आपने, और लिख लो 1-2 दावा लिखिए। भारत को MTCR लिख लो बस, शॉर्ट फॉर्म, आगे चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप तथा वासनार अरेंजमेंट, वासनार समझौता जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह की सदस्यता पहले से ही प्राप्त है। भारत की परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की नीति भारत को एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में चरितार्थ करती है। चरितार्थ करती मतलब साबित करती है। इंडिया सपोर्टिव नेचर, बहुत सुंदर। हाँ, अब्दुल कादिर खान, हाँ धन्यवाद प्रिंस मौर्य जी, अब्दुल कादिर, हाँ इसका भी आया, सुंदर, कई चीजें हैं। तो भैया हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? चलिए, भारत का दावा क्या है ये आप समझ, पढ़ देता हूं लास्ट की लाइन। भारत की परमाणु हथियार के पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की नीति भारत को एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में चरितार्थ करती है, सही साबित करती है। चलिए, हो गया। भारत का दावा क्या है बच्चों, समझ गए? भारत इससे कैसे डील करता है, मतलब चलिए, एनएसजी की सदस्यता से भारत को क्या लाभ मिलेगा लास्ट में वो देखो। एनएसजी की सदस्यता प्राप्ति से भारत को संभावित लाभ क्या है, क्या क्या लाभ मिल सकता है, आप सभी विद्वान जन कमेंट करके बताएं। और अभी मेरे एक प्रेस्टिजियस क्लब का मेंबर बन जाएगा तो दुनिया के कई देशों से न्यूक्लियर ईंधन, तकनीक, सामग्री आदि के आयात में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे यहाँ यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब बहुत लिमिटेड है। ऐसी स्थिति में बार बार भारत दुनिया के कई देशों के साथ अनुनय विनय करता है। जब हम इसमें शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईंधन हमें मिल जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिल्कुल हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत पैदा कर पाने में कैपेबल होंगे, क्योंकि भविष्य में ऊर्जा की संभावनाएं हमारे यहाँ और बढ़ेंगी। अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो जो ऊर्जा आवश्यकता हमारी है इसके डबल से अधिक ऊर्जा आवश्यकता हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इन सब पे डिपेंडेंसी है ना। सेल्फ डेवलपर न्यूक्लियर नेशन, ये क्या हुआ समझे नहीं भैया? और क्या होगा, परमाणु ऊर्जा तकनीक का भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात कर पाएगा। जैसे थोरियम बेस्ड रिएक्टर की बात हो रही, तो उससे हमें लाभ मिलेगा। हाँ, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैध स्थान, बिल्कुल सही हसन। इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे। चीन के प्रभाव का संतुलन, यहां पर संतुलन लिखना ठीक नहीं, हमने ऑलरेडी तो कर ही रखा है परमाणु परीक्षण, है ना। हाँ, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, वही बताया दीक्षा प्रजापति, वही बताया मैंने। हाँ हाँ, भारत की सुरक्षा सारे लोग को तो पता ही है। चलिए, बहुत सुंदर, लिखिए 2-4 पॉइंट लास्ट में लिखते हैं। तो क्या क्या हमें बढ़त मिलेगी? पहला कि परमाणु ईंधन, हथियार हम नहीं लिख सकते यहां पर, ईंधन, तकनीक, सामग्री
आदि के आयात के मार्ग में विद्यमान बाधाएं खत्म, आयात के मार्ग में विद्यमान अवरोध समाप्त। भारत एक प्रतिष्ठित समूह, भारत के एक प्रतिष्ठित समूह का सदस्य बनने से भारत की वैश्विक छवि में सुधार, भारत अपने भविष्य के परमाणु अनुसंधान व विकास कार्यक्रम, भारत को अपने भविष्य के परमाणु अनुसंधान व विकास कार्यक्रम के संचालन के स्तर पर मदद, हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी, भारत को अपने भविष्य के परमाणु अनुसंधान व विकास कार्यक्रम के संचालन के स्तर पर मदद, परमाणु ईंधन व तकनीक, ब्रैकेट पे लिख सकते हैं आप थोरियम आधारित रिएक्टर, आदि के निर्यात से राजस्व की प्राप्ति, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वही हो गया, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक छवि पहचान, परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास द्वारा भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करने में मदद, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में वृद्धि से रोजगार की संभावनाओं को नवीन बल, बहुत है। चलिए, हाँ, सपोर्ट फॉर मेक इन इंडिया, गूगल बहुत अच्छा कुछ बता भी देता है बहुत। हाँ हाँ, अरे भैया, जिस स्कूल में कॉलेज में भी आप उसके रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं हम लोग, है ना, तो अभी सब पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो गए, आधी उम्र तो लगभग बीती गई, जीवन प्रत्याशा 70 के आसपास है और हमने अपने जीवन का 40 वसंत देख लिया, तो आधा जीवन तो बीत ही गया। रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता में कमी, परमाणु ईंधन व तकनीक, थोरियम आधारित रिएक्टर ब्रैकेट में लिखा है, आदि के निर्यात से राजस्व की प्राप्ति, आदि के निर्यात से राजस्व की प्राप्ति, परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास द्वारा भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण मदद, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में वृद्धि से रोजगार की संभावनाएं बलवती, है ना। चलो चलो, बस शांति शांति, ओम शांति। काश मैं मारवाड़ी होता, है ना, तो मारवाड़ी ना होकर मैं बिहारी हो गया। नवीन बल, संजीवनी, नवीन बल, एक लाइन और लिख लो जो इन्होंने लिखा है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता में कमी से कार्बन उत्सर्जन वगैरह कम। अरे, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता में कमी से क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन वगैरह घटेगा, ये भी इसका। क्या कर सकते हो हरिश्चंद्र, बड़े शक्तिशाली देशों की दादागिरी तो चलती ही रहती है। चलिए, अब आपके सवाल 2 बच गया है, छोटा छोटा, कल उसको शुरू में देख लेंगे आधे घंटे में, और कल हम लोग बायलैटरल रिलेशन स्टार्ट करेंगे भारत भूटान संबंध से।
चलिए नूतन, अच्छी बात है। हाँ, सतत विकास में, बहुत सुंदर आजाज। सवाल कहां से रहेगा, 1 खरब सवाल तो पूछ ही लेते हो रोज, बस आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। इतना तेजी से कमेंट निकल जा रहा है, देख नहीं पाया कि। थैंक यू वेरी मच। और नाजायज कमेंट जो है, फालतू कमेंट पे तुरंत है। यही तो मैं बताया था, में भी 50 काम होता है, 50 तरह की व्यस्तताएं होती। हाँ, संध्या किसने सुना? अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने। कोई नहीं रोशन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।